हमारे हीरो एक पैरासाइट के हमले के बाद एक मॉन्स्टर में बदल जाता है, लेकिन वो एक ऑर्डिनरी इंसान होने का दिखावा करता है। काफ्का एक ऐसी दुनिया में रहता है जहां काइजू नाम के मॉन्स्टर ह्यूमैनिटी के लिए लगातार खतरा है, लेकिन इंसानों ने इस प्रॉब्लम के साथ जीना सीख लिया है और इन मॉन्स्टर्स को हैंडल करने के लिए एक स्पेशल फोर्स बनाया है। एक दिन एक और काइजू समुद्र से बाहर आता है और पोर्ट पर हमला कर देता है, जिससे शहर में फ्लड आने का खतरा हो जाता है, जबकि लोगों को उनकी सुरक्षा के लिए अंडरग्राउंड शेल्टर्स में जाने के लिए इमरजेंसी अलर्ट जारी की जाती है। मॉन्स्टर एक 60 मीटर लंबा घोड़चिल्ला निकलता है जो इमारत से गुजरते हुए पूरे शहर में तबाही मचा देता है, जबकि सिटी के लोग हेल्पलेस इसलिए देखने अलावा कुछ नहीं कर सकते। सरकार तुरंत डिफेंस फोर्स भेजती है जो काइजू को चारों तरफ से घेर लेते हैं और उस पर मिसाइलें दागते हैं। ये कंफर्म करने के बाद कि एरिया खाली हो गया है, इस फॉरेन न्यूज को पूरे देश में ब्रॉडकास्ट किया जाता है, जहां लोग इसे ऑनलाइन देखते हैं और वेट करते हैं कि इस बार कौन सी डिवीजन मॉन्स्टर से लड़ेगी। ये तीसरे डिवीजन की स्पेशल फोर्स है जो इस बार जुट जाती है और कुछ सोल्जर्स स्पेशल हथियारों के साथ हेलीकॉप्टर से निकलते हैं और आसपास की इमारतों पर कूद पड़ते हैं। काइजू अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को डिस्ट्रॉय करना जारी रखता है, लेकिन अब तीसरा डिवीजन मॉन्स्टर का ध्यान भटकाने के लिए सप्रेसिंग आग फेंकता है और उसे घायल कर देता है, जबकि उनमें से कुछ सीधे उस पर गोली चलाते हैं पर उनके हमलों को आसानी से चकमा देते हैं। इस ध्यान भटकाव का फायदा उठाते हुए उनके टीम लीडर जो एक हैंड कैनन के साथ तैयार थे, उसने काइजू पर सीधे दिल में गोली चला दी, जिससे उसकी इमीडिएटली जान चली गई। एक पल में काइजू ऊपर उठ गया और खून से लथपथ हो गया, जबकि टीम लीडर देखती है कि उसके चारों ओर खून बह रहा है। उस दिन बाद में काफ्का अपना लंच के टाइम दूरबीन से गंदगी को देखता है और सोचता है कि सब कुछ साफ करने के लिए उन्हें अब ओवर टाइम काम करना होगा। इस बीच सिटीजन्स थर्ड डिवीजन के लिए चीयर कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने बिना किसी कैजुअलिटी के और बहुत कम समय में काइजू को खत्म कर दिया। काफ्का उस जगह पर पहुंचे जहां लोग डिफेंस फोर्स के लिए चीयर कर रहे थे, जबकि कोई भी उस पर ध्यान नहीं देता और वो डेड मॉन्स्टर की तरफ उनके पास से गुजरता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि वो एक सफाई कर्मी है जिसका काम लड़ाई खत्म होने के बाद शुरू होता है और वो सब सभी गंदे काम करते हैं, जबकि जो लोग ये सब गंदगी करते हैं उन्हें हीरो के रूप में मनाया जाता है। वह डेड बॉडी के ऊपर चढ़ जाता है और मॉन्स्टर को छोटे छोटे टुकड़ों में काटना शुरू कर देता है ताकि सब कुछ साफ हो जाए। जब एक ड्रोन कुछ सैंपल्स कलेक्ट करने के लिए आता है तो वो अपने साथियों से उसे गर्म चेंसो लाने के लिए कहता है। तभी वो देखता है कि न्यू वर्कर में से एक मॉन्स्टर की इंटेस्टाइन को ऊपर उठाने की कोशिश कर रहा था, जो बहुत खतरनाक है। वो उस आदमी पर चिल्लाता है कि वह तुरंत पीछे हट जाए, लेकिन तब तक बहुत लेट हो चुकी थी। इंटेस्टाइन फटने के कारण आदमी घायल हो जाता है। काफ्का तुरंत नीचे आता है और उसकी ओर दौड़ता है और फर्स्ट एड करता है, क्योंकि वो पहले भी ऐसी चोटें देख चुका है और जानता है कि इनसे कैसे निपटना है। फिर वो बचे हुए बॉडीज को देखकर सोचता है कि आखिर वो लोग एक वीक में सब कुछ कैसे साफ कर पाएंगे, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, उसका सुपरवाइजर उसे बताता है कि उसे काइजू के एक अलग हिस्से में जाना है जो इंटेस्टाइन का काम है, जो कि काम का सबसे खतरनाक और गंदा हिस्सा है। भले ही वह इस काम से कितना भी नफरत क्यों ना करता हो, काफ्का अपनी पूरी ताकत लगाता है और इंटेस्टाइन को साफ करने के लिए सिर के बल उसमें गोता लगाता है। उस रात बाद में वह अपने कमरे में वापस आता है जो उस आदमी के लिए बहुत गंदा है, जिसका पूरा काम चीजों को साफ करना है। वो अपनी नाक से इंटेस्टाइन की गंध को बाहर निकालने की कोशिश करता है, लेकिन ऐसा करने में फेल होने के बाद वो टीवी पर थर्ड डिवीजन की लीडर को दिखाता हुआ एक प्रोग्राम देखता है जिसे मीना के नाम से जाना जाता है, जो इतनी टैलेंटेड है कि सिर्फ 26 साल की उम्र में ही केवल वो अपने डिवीजन की कप्तान बन गई, बल्कि उसने करीब 100 कैदियों को भी मारने का रिकॉर्ड बनाया। ये काफ्का को अपना पास्ट याद दिलाता है, क्योंकि ये पता चलता है कि मीना और वह बचपन के दोस्त थे जिन्होंने एक बार एक दूसरे से वादा किया था कि वो सब कैदियों को एक दिन खत्म कर देंगे, क्योंकि इन सब ने दुनिया पर आतंक मचा कर रखा है। वह फिर से प्रेजेंट में वापस आता है क्योंकि रिपोर्टर दावा करता है कि उसकी रिसेंट पॉपुलैरिटी ने उसे डिफेंस फोर्स के न्यू कमांडर बनने के लिए एक बहुत स्ट्रांग कैंडिडेट बना दिया है। वो टीवी बंद कर देता है क्योंकि ये बहुत डिप्रेसिंग हो रहा था, लेकिन वह खुद को याद दिलाता है कि सफाई भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है और अपनी नौकरी की वजह से वह एक अच्छे अपार्टमेंट में रहने और जो चाहे खाने में सक्षम है। अगली सुबह वो काम पर वापस जाता है जब उसके पार्टनर्स उसे एक नए पार्ट टाइम स्टूडेंट से मिलवाने के लिए बुलाते हैं जो उनके साथ इंटर्नशिप करने जा रहा है। वह काफ्का को बताता है कि इस बच्चे का नाम ईची है और उसका सपना डिफेंस फोर्स का आर्मी बनना है, जो कोइंसिडेंटली वही सपना जो काफ्का ने बचपन में देखा था, लेकिन आखिरकार उसने अपना सपना छोड़ दिया और अब वह क्लीनिंग इंडस्ट्री में एक वर्कर है। काफ्का शर्मिंदा होकर पीछे मुड़ता है और अपने लॉकर में हाथ डालता है। जब इचकावा पूछता है कि
उसने अपना सपना क्यों छोड़ दिया। काफका जवाब देता है कि उसने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, लेकिन हमेशा कोई ना कोई ऐसा होता है जो उससे बेहतर होता है और एक कदम आगे होता है, और यह भी बोलता है कि इचिकावा बड़े होने पर यह बात समझ जाएगा। लेकिन इचिकावा सीधे उससे कहता है कि वह अपने सपने को कभी नहीं छोड़ेगा और कपड़े बदलने के लिए दूर चला जाता है, जबकि काफका सोचता है कि अगर उसने उस सवाल का जवाब कैसे भी दिया होता तो वह कितना शर्मिंदा होना पड़ता। बाद में उस दिन वो साइट पर वापस आते हैं और सुपरवाइजर उन्हें दिन के लिए अपने टास्क सौंपना शुरू कर देता है और इचिकावा को भी इंटेस्टाइन को साफ करने के लिए ग्रुप में डाल देता है, जिससे काफका एक पल के लिए बहुत खुश हो जाता है क्योंकि इससे इचिकावा को पता चल जाएगा कि उनका काम कितना मुश्किल है। लेकिन सुपरवाइजर काफका से कहता है कि उसे आज भी इंटेस्टाइन पर काम करना पड़ेगा क्योंकि वह उस काम में सबसे अच्छा है। काफका अपनी बुरी किस्मत पर रोता है लेकिन तुरंत काम पर लग जाता है, जबकि सुपरवाइजर इचिकावा को बताता है कि काफका बहुत शिकायत करता है लेकिन वह एक बेहतरीन वर्कर है और अगर वह एग्जाम पास कर लेता तो एक बेहतरीन ऑफिसर बन सकता था। उस दिन बाद में वे सभी अपना लंच ब्रेक लेते हैं जहां इकाई की भूख पूरी तरह से खत्म हो चुकी होती है, जिससे काफका खुश होता है, लेकिन उसकी हालत भी उतनी ही खराब होती है और वह उल्टी न करने की कोशिश करता है। वह देखता है कि इकाई कुछ भी नहीं खा रहा है, इसलिए वह उसके चेहरे पर विटामिन ड्रिंक फेंकता है और उसे पीने के लिए कहता है, साथ ही उसे बदबू से बचने के लिए नाक के प्लग्स की एक पैर भी देता है। इचिकावा उसकी एडवाइस मानने से इनकार करता है, लेकिन काफका उसे उसके कहे मुताबिक करने के लिए जबरदस्ती करता है। उस दिन बाद में हर कोई अपना काम खत्म करके चला जाता है, जबकि काफका एक फाइनल जांच करने के लिए रुकता है, ये देखते हुए कि सबसे खराब हिस्से साफ हो चुके हैं। इचिकावा उसके पीछे आता है और पूरे दिन उसकी मदद करने के लिए काफका को थैंक्स बोलता है, क्योंकि उसके बिना पूरा दिन बीतना बहुत मुश्किल होता। इसके अलावा वो काफका को बताता है कि डिफेंस फोर्स के एग्जाम्स के लिए एज लिमिट में बढ़ाकर 33 इयर्स कर दिया गया है और भले ही ये उसका कोई मतलब नहीं है, फिर भी वह सोचता है कि काफका को एग्जाम में फिर से बैठने की कोशिश करनी चाहिए। उसके बाद इचिकावा जाने लगता है, लेकिन काफका उसे ये कहकर रोक लेता है कि वह एक अच्छा बच्चा है, जिससे इचिकावा शर्मिंदा होता है। लेकिन अचानक एक काइजू जमीन से उसके ठीक पीछे स्पॉन होता है और अगर काफका ने उसे रास्ते से हटाने के लिए अपनी जान जोखिम में नहीं डाली होती तो वह इचिकावा को मार देता। वे दोनों घायल होकर जमीन पर गिर जाते हैं। जब इचिकावा उठने की कोशिश करता है लेकिन मॉन्स्टर उसे एक तरफ धकेल देता है तो काफका उस पर चिल्लाता है कि वह जितनी जल्दी हो सके भाग जाए और डिफेंस फोर्स को बुलाए, लेकिन इचिकावा उसे अकेला छोड़ने से इनकार कर देता है। काफका उसे बताता है कि अगर वह यहाँ मर गया तो वह कभी भी फोर्स में नहीं जा पाएगा। लास्ट में इचिकावा मदद लाने के लिए जाना ही पड़ता है, जबकि काफका एक डंडा पकड़ता है और अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ मॉन्स्टर को डिस्ट्रैक्ट करते हुए भाग जाता है। वो पिछले हमले से टूटी इमारतों से अटे पड़े सुनसान सड़कों से भागता है, जबकि काइजू पूरी स्पीड से उसका पीछा करता है और उसे मारने ही वाला होता है, लेकिन काफका एक संकरे दरवाजे में घुस जाता है जहां काइजू उसका पीछा नहीं कर पाता। काफका पीछे देखे बिना सीधे आगे भागता है और खिड़की से बाहर कूद जाता है, जिससे उसके चेहरे पर एक कट लग जाता है। तभी उससे फिर से एक फ्लैशबैक आता है कि मीना कितनी दुखी थी क्योंकि हमले में उसकी एक बिल्ली मर गई थी, लेकिन काफका उसे खुश करने की कोशिश करता है और बाद में वे दोनों एक दूसरे से वादा करते हैं कि वे एक साथ डिफेंस फोर्स ज्वाइन करेंगे और पूरे पृथ्वी से सभी काइजू को एक दिन खत्म कर देंगे। वह फिर से प्रेजेंट मोमेंट में आ जाता है और सोचता है कि आखिर ये सब गलत कैसे हो गया। मॉन्स्टर उस पर हावी होने लगता है। काफका एक स्टैंड लेने का फैसला करता है और पैरों पर हमला करने की प्लान बनाता है, लेकिन काइजू बहुत तेज है और कुछ करने से पहले ही उस पर हमला कर देता है। वो हवा में उछलता है और उसका पूरा लाइफ उसके सामने चमकता है। वो जमीन पर गिर जाता है, जबकि काइजू अपने हाथ से उसके पैर को कुचल देता है और काफका के पास अपने फूटी किस्मत को एक्सेप्ट करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचता। जैसे ही काइजू काफका को खाने वाला था, इचिकावा कहीं से एक आयरन रोड लेकर आता है और काइजू के मुंह पर एक जोरदार वार करता है, जिससे काफका की जान बच जाती है। काफका उसे भागने के लिए चिल्लाता है, लेकिन इचिकावा बोलता है कि उसने पहले ही फोर्स को नोटिफाई कर दिया है और दावा करता है कि अगर वह किसी एक की जान भी नहीं बचा सकता तो वह कभी ऑफिसर भी नहीं बन सकता। काइजू उस पर हमला करना शुरू कर देता है, जबकि काफका को पछतावा होता है कि आखिर वह इतना कमजोर और यूजलेस क्यों है। जैसे ही काइजू काफका और इचिकावा दोनों की जान लेने वाला था, एक सफेद टाइगर कहीं से आता है और मॉन्स्टर पर हमला करना शुरू कर देता है, जिससे वह ब्लास्ट हो जाता है और वहीं पर ही मर जाता है। अचानक काफका को मीना की आवाज सुनाई देती है, क्योंकि वो अपने साथियों को अलग अलग काम सौंपती है और उन्हें पैरामीटर को सिक्योर करने और घायल लोगों की देखभाल करने के लिए कहती है, जबकि वो किसी बाकी मॉन्स्टर की तलाश में इलाके की तलाश करती है। काफका बेहोश हो जाता है और रात में हॉस्पिटल में जागता है, जहां वह सोचता है कि मीना ने अपना ड्रीम कैसे हासिल किया
और ऐसी पोजीशन में पहुंच जाती है जहां काफका कभी उसके बराबर आने के बारे में सोच भी नहीं सकता। काफका बहुत रिग्रेट फील करता है। तभी इचिकावा उसका नाम पुकारता है और उसे रियलाइज होता है कि वह अकेला नहीं है। इचिकावा ने उसे अपनी जान बचाने के लिए थैंक्स बोला और फिर से एक बार काफका को एक डिफेंस फोर्स ऑफिसर बनने की कोशिश करने के लिए बोला, क्योंकि उसे लगता है काफका उस जॉब को रियली टीसवर्ट करता है। काफका इसके बारे में सोचता है और एक नई मोटिवेशन के साथ वो डिफेंस फोर्स की नेक्स्ट एग्जाम में बैठने का फैसला करता है, जब वह अचानक कुछ अजीब तरह से उड़ता हुआ एक छोटा मॉन्स्टर जैसा नोटिस करता है। इससे पहले कि वह अपने केबिन में काइजू के बारे में चिल्ला पाता, वो मॉन्स्टर अंदर घुस जाता है और खुद को उसके गले में गहराई से दबा लेता है और उसकी चीखों को दबा देता है, जबकि इचिकावा को एहसास होता है कि कुछ गड़बड़ है और वह उसे देखने के लिए दौड़ता है। काफका खिड़की में खुद को देखता है और रियलाइज करता है कि वह खुद एक काइजू में बदल गया है। वो इचिकावा पर चिल्लाता है कि वो काफका ही है, जबकि इचिकावा का भी बोलती बंद हो जाता है। लेकिन हॉस्पिटल का एक बूढ़ा आदमी उन्हें देख लेता है और तुरंत डिफेंस फोर्स को कॉल कर देता है, जबकि काफका को इस बात से फटने लगती है कि वो क्या करे। अब डिफेंस फोर्स को तुरंत अलर्ट कर दिया जाता है और मीना काइजू हंटर्स की एक टीम को असेंबल करती है, जबकि सभी को घर के अंदर रहने और अपने दरवाजे बंद करने के लिए अलर्ट किया जाता है, क्योंकि हॉस्पिटल में एक छोटा काइजू देखा गया है। इचिकावा यकीन नहीं कर पा रहा है कि हो क्या रहा है और सोचता है कि क्या काफका को एक काइजू ने निगल लिया, लेकिन ये इमीडिएटली रियलाइज करता है कि काइजू कोई और नहीं बल्कि काफका ही है। बूढ़ा आदमी जिसने सब कुछ देखा वो घबरा जाता है, जबकि इचिकावा काफका से कहता है कि उन्हें बूढ़े आदमी को ये समझना चाहिए उसे कोई खतरा नहीं है, और काफका मुस्कुराने की कोशिश करता है, लेकिन बूढ़े आदमी को उसके चेहरे को देखकर दिल का दौरा पड़ जाता है और वो डर से कांपता हुआ जमीन पर गिर जाता है। काफका जल्दी से ये देखने के लिए जाता है कि वो बुद्धा ठीक है या नहीं, लेकिन वो शॉक होता है कि वो इतना शक्तिशाली है कि वो कमरे की दीवार को छूकर ही तोड़ देता है। वो खुद डर जाता है और उसे एहसास होता है कि वो पूरी तरह से काइजू बन रहा है। इससे बाकी पेशेंट्स भी जाग जाते हैं जो जांच करने के लिए आते हैं, लेकिन काफका के भयानक मॉन्स्टर फॉर्म को देख के डर जाते हैं। इचिकावा काफका को बताता है कि उनके पास बहुत समय नहीं है, क्योंकि डिफेंस फोर्स हॉस्पिटल आते ही होंगे, इसलिए वो दोनों वहां से भागने का फैसला करते हैं। काफका तुरंत खिड़की के पास जाता है और उसे खोलने की कोशिश करता है, लेकिन अपनी ताकत की वजह से खिड़की को ही पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देता है। वो अपनी ताकत से ही इम्प्रेस होता है, लेकिन इचिकावा उसे बताता है कि ये इन सब के लिए सही टाइम नहीं है और वो खिड़की से बाहर कूद जाता है। काफका भी बाहर कूदने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी छलांग इतनी जोरदार होती है कि वो कहीं दूर जाकर गिर जाता है। इचिकावा सड़क पर दौड़कर काफका को ढूंढने की कोशिश करता है, तभी वो अचानक उसे सड़क पर उसका पीछा करते हुए देखता है। काफका अब तो नॉर्मल काइजू की तरह भी नहीं दिख रहा है और उसके शरीर से अजीबोगरीब टेंटेकल्स निकलने के कारण वो और भी बदसूरत हो गया है। इचिकावा पूछता है कि क्या वो उन्हें कंट्रोल करना जानता भी है, लेकिन वो बोलता है कि वो कुछ भी कंट्रोल नहीं कर पा रहा। तभी उसकी जीभ मुंह से बाहर निकलती है और एक चिड़िया को जिंदा खाने से पहले उसे पकड़ लेती है। अब ये चीज काफका को ही इंप्रेस करता है, क्योंकि वो हमेशा वेनम की तरह बनना चाहता था, लेकिन इचिकावा को ये डिस्गस्टिंग लगता है और वो उसे खुद को काबू में रहने को कहता है। किसी तरह वो वापस नॉर्मल काइजू फॉर्म में लौटने में कामयाब हो जाता है और वो दोनों छिपने के लिए जगह खोजने के लिए भागने लगते हैं। तभी काफका इचिकावा से कहता है कि अब उसे बड़ा खतरनाक पेशाब करना लगा है, तो इचिकावा उसे रोकने के लिए कहता है, क्योंकि उनके पास अभी इन चीजों के लिए टाइम नहीं है। लेकिन काफका इसे रोक नहीं पाता और अंत में उसकी निप्पल से ही पेशाब निकल जाता है। ऐसे मूतने के बाद काफका बहुत एम्ब्रेस फील करता है, क्योंकि उससे रियलाइज होता है कि वो कभी शादी नहीं कर पाएगा और अगर किसी को इस बारे में पता चल गया तो वो वर्जिन ही मरेगा। इचिकावा उसे बताता है कि उनके पास चिंता करने के लिए और भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं और उसे वहां खींचने की कोशिश करता है। काफका जमीन पर पड़ा रहता है और इचिकावा से पूछता है कि क्या उसे लगता है कि वो अब भी डिफेंस फोर्स में शामिल हो सकता है। इचिकावा तुरंत अपना सिर हिलाता है और कहता है कि अब ये इम्पॉसिबल है, क्योंकि वो सब उसे देखते ही मार देंगे। काफका डिप्रेशन में चला जाता है कि कुकी वो ये रियलाइज करता है कि उसका सपना हमेशा एक सपना ही रह गया जिसे वो कभी पूरा नहीं कर सकता। इचिकावा को फाइनली एक अबैंडन्ड कंस्ट्रक्शन साइट मिलता है और काफका से कहता है कि वो दोनों यहाँ कुछ देर छिप सकता है। वो दोनों वहाँ छिपने जाते हैं, लेकिन तभी काफका को जमीन के नीचे से कुछ आने का अजीब सा एहसास होता है और अचानक शहर की दूसरी तरफ एक बहुत बड़ा धमाका होता है। इचिकावा उसे बताता है कि ये उनके लिए लकी मोमेंट है, क्योंकि अब डिफेंस फोर्स को पहले दूसरे विस्फोट से निपटना होगा, जिससे उन्हें छिपने और इस बात का पता लगाने के लिए एक्स्ट्रा टाइम मिल जाएगा। तभी एक और काइजू जमीन से निकलकर एक घर को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देता है और एक औरत वो मरने की हालत में फैंसा हुआ है, जबकि उसकी छोटी सी बेटी रो रही है। उसे फ्री करने की कोशिश करी जा रही है।
माँ उससे भागने के लिए कहती है, लेकिन बच्ची अड़ी रहती है और अपनी माँ को फंसाए रखने वाले चीजों को हिलाने की कोशिश करती है, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाती है। तभी काइजू उनके पीछे दिखाई देता है और बची हुई दीवार को तोड़कर बच्ची को खाने घुस आता है। लेकिन जैसे ही वो बेचारी लड़की को खाने के लिए अपना मुंह खोलता है, काफका कहीं से आ जाता है और उसके मुंह पर एक जोरदार मुक्का मारता है। उसे उड़ाकर वो अपनी पावर से खुद भी हैरान हो जाता है, लेकिन तुरंत ही उसका ध्यान छोटी लड़की की ओर जाता है और पूछता है वो ठीक है या नहीं। लड़की डर के मारे रोने लगती है, इसलिए वो फनी चेहरे बनाकर माहौल को हल्का करने की कोशिश करता है, लेकिन ये और सब बेकार हो जाता है क्योंकि उसका बदसूरत चेहरा डोनाल्ड ट्रंप को भी रुला सकता है। शुक्र है इचिकावा दिन बचाने के लिए आता है और लड़की को दिलासा देता है, जबकि काफका उसकी माँ से गिरे हुए मलबे को हटाता है। इचिकावा जल्दी से माँ की जांच करता है और शुक्र है कि उसे पता चलता है कि वो अभी भी जिंदा है और अभी जस्ट बेहोश है। इससे पहले कि वो सब पूरी तरह से सेफ फील कर पाते, काइजू एक बार फिर अपने शिकार को खाने के लिए पहले से भी ज्यादा डेंजरसली आता है। काफका इचिकावा से कहता है कि वो माँ और बच्चे को सेफ जगह पर ले जाए, जबकि वो मॉन्स्टर से निपटता है। इचिकावा पूछता है कि वो क्या करने की प्लान बना रहा है और काफका जवाब देता है कि वो मॉन्स्टर को जितना पॉसिबल हो सके उतना जोर से मुक्का मारने जा रहा है। इचिकावा तुरंत इंजर्ड लोगों के साथ वहां निकल जाता है, जबकि काफका अपने मुक्के को चार्ज करता है जो बिजली से चमकने लगता है और इतना जोरदार अपरकट देता है कि पूरा मॉन्स्टर हिल जाता है और मॉन्स्टर को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देता है। उसे हवा में उड़ा देता है और वो पूरी तरह से एक्सप्लोड हो जाता है। काफका शॉक हो जाता है क्योंकि मॉन्स्टर के बचे हुए बॉडी पार्ट्स जमीन पर गिरने के साथ ही खूनी बारिश शुरू हो जाती है। कवर के पीछे छिपते हुए इचिकावा पूछता है कि क्या काफका अभी भी अपने शरीर पर कंट्रोल रखता है और वो दावा करता है कि वो बिल्कुल कंट्रोल में है। वो छोटी लड़की के पास जाता है जो इचिकावा के पीछे छिपी है और उसे बताता है कि उसे अब चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो सेफ है और जल्द ही डिफेंस फोर्स उसकी मदद करने के लिए पहुंचेंगे। इचिकावा काफका को बताता है कि उसने एम्बुलेंस बुला ली है और उससे आग्रह करता है कि किसी के आने से पहले उन्हें चले जाना चाहिए। काफका हालांकि अभी भी डिफेंस फोर्स का मेंबर बनने और मीना के बराबर खड़े होने के सपने में अटका हुआ था। वो इचिकावा की ओर मुड़ता है और अपना नकाब हटाता है और उसे बताता है कि डिफेंस फोर्स का मेंबर बनने का ड्रीम वो अभी भी नहीं भूला है और वो उस रात बाद में एग्जाम देगा। मीना अपनी टीम के साथ आती है और पाती है कि काइजू पहले ही खत्म हो चुका है। वो समझ नहीं पाती कि इतने बड़े मॉन्स्टर को कौन डिस्ट्रॉय कर सकता है, लेकिन वो छोटी लड़की को दिलासा देने के लिए पीछे मुड़ती है और उसे अब और टेंशन न लेने के लिए कहती है। छोटी लड़की सिर हिलाती है, लेकिन उसे उस अच्छे काइजू को ना मारने के लिए कहती है जिसने उसे और उसकी माँ को काइजू से बचाया था। ये सुनकर मीना हैरान हो जाती है, लेकिन वो इसके बारे में कुछ नहीं कहती है। इस बीच काफका वापस नॉर्मल हो जाता है और इचिकावा के साथ फिर से वापस हॉस्पिटल लौटते हैं ताकि कोई उन पे डाउट ना करे। बाकी पेशेंट्स से झूठ बोलते हैं कि वो दोनों कमरे में काइजू के हमले के बाद छिप गए थे। उसके बाद 3 महीने बिना किसी सीरियस इंसिडेंट के बीत जाते हैं, जिसके दौरान काफका अपनी पावर्स को बेहतर तरीके से कंट्रोल करना सीख जाता है। लेकिन मीडिया अभी भी काफका के काइजू फॉर्म की तलाश कर रहा है, जिसे उन्होंने काइजू नंबर 8 नाम दिया है, जो एकमात्र काइजू है जो अभी तक डिफेंस फोर्स से भागने में कामयाब हुआ था। इचिकावा क्लीनिंग ऑफिस से ये न्यूज देख रहा था जब एक सीनियर मेंबर उसे एक मेल देता है जो असल में डिफेंस फोर्स की एग्जाम रिजल्ट होता है। वो अपने रिजल्ट देखता है और जानने को मिलता है कि वो स्टेज 1 में पास हो गया है और अब उसे दूसरे स्टेज में पार्टिसिपेट करना पड़ ही जाएगा। सीनियर उसे काफका के रिजल्ट्स का एक और मेल देता है और उसे वो भी साथ ले जाने को कहता है। जब काफका एक बॉडी की सफाई कर रहा होता है तो इचिकावा रिजल्ट्स लेकर निकल जाता है, मगर रास्ते में ही इचिकावा रिजल्ट्स चेक करता है और देखता है कि काफका भी पास हुआ है कि नहीं। वो रिजल्ट्स को उस जगह पर ले जाता है जहां काफका अपने काइजू फॉर्म में एक बॉडी पर लंच कर रहा होता है। इचिकावा ने फौरन उस पर एक जोर की लात मारता है, ये कहते हुए कि अगर डिफेंस फोर्स उसे देख लेता तो वो उसे तुरंत खत्म कर देता। काफका ने माफी मांगी, ये कहते हुए कि वो कभी कभी गलती कर बैठता है। चेहरा साफ करने के बाद उसने इचिकावा से पूछा कि क्या अब सब ठीक है, पर उसके दांत अभी भी थे और इचिकावा ने उसे जल्दी से ठीक होने और लापरवाही के लिए गाली दिया। जब वो पूरी तरह से ठीक हुआ तो काफका ने राहत महसूस की और इचिकावा ने उसे रिजल्ट्स दिए, जिसे देख वो ज्यादा खुश नहीं हुआ। लेकिन इचिकावा पूछता है वो खुश क्यों नहीं है। फिर काफका समझाता है कि वो हमेशा पहले राउंड में पास हो जाता है लेकिन दूसरे में फेल हो जाता है। फिर वो एक बोतल खोलने की कोशिश करता है लेकिन उसे पूरी तरह से कुचल देता है क्योंकि वो मॉन्स्टर में बदल जाता है। ये देख के इचिकावा उसे बताता है कि उसे ऐसे हालत में एग्जाम नहीं देनी चाहिए, लेकिन काफका उससे रिक्वेस्ट करता है कि वो उसे अकेला न छोड़े और इचिकावा जाने से पहले मान जाता है। 10 दिन बाद वो दोनों एग्जाम स्टेडियम जाते हैं जो बहुत बड़ा है और सिक्योरिटी से भरा हुआ है। वो दोनों सभी अलग अलग कैंडिडेट को देखते हैं। तभी एक गोरी लड़की उनके पास आती है
और काफ्का से अपनी कार को कहीं और ले जाने के लिए कहती है क्योंकि वो वहां पार्क करना चाहती है। जब काफ्का मना कर देता है तो वो अपना ओवरकोट निकालती है और अपनी स्पेशल पावर का यूज करके कार को सचमुच से हिलाने लगती है और पकड़कर खिलौने की तरह फेंक देती है। ये देखकर इचिकावा को बहुत झटका लगता है और वो उसकी पहचान के बारे में पूछता है और वो बोलती है कि वो कैंडिडेट नंबर 2 है और उसका हॉबी है काइजू को मारना। वो फिर काफ्का की ओर अग्रेसिवली बढ़ती है और उसे सूंघने के बाद पूछती है कि आखिर वह काइजू की तरह क्यों स्मेल कर रहा है। ये उसे वाकई में डरा देता है क्योंकि वह सोचता है कि बिना अपनी पहचान खोले और मारे जाए बिना इस मुसीबत से कैसे निकले। ये उसे डरा देता है क्योंकि वो सोचता है कि बिना अपना पोल खुलाए इस मुश्किल सिचुएशन से कैसे निकला जा सकता है और इचिकावा को बोलती है कि उन्हें उसे पहले ही पार्किंग स्पॉट दे देनी चाहिए थी। तभी सरप्राइजिंगली काफ्का पलटी हुई वैन के पास जाता है और उसे खिलौने की तरह उठाकर वापस सीधा रख देता है। ये देख के किको को शॉक हो जाती है जो सोचती है कि क्या इस लड़के के पास भी उसकी तरह कोई खास सूट है। वो उसे वैन को सरोंचने से मना करता है क्योंकि ये कंपनी की प्रॉपर्टी है, लेकिन इससे पहले कि वह जगह वापस ले पाता उसका ड्राइवर उनका गाड़ी लेकर पार्किंग की पूरी जगह अपने लिए ले लेता है। इस पर काफ्का को गुस्सा तो आता है लेकिन उसके पास कोई और ऑप्शंस नहीं बचता, जबकि किको अपने ड्राइवर और उसके गार्ड के साथ चलने लगती है और दिखाती है कि वो कितनी पावरफुल है। काफ्का उसके बारे में कंप्लेन कर रहा था जब उसने देखा कि इचिकावा बहुत गुस्से में लग रही है। उसे पता है कि काफ्का ने अपनी काइजू शक्तियों का इस्तेमाल किया है और उसे याद दिलाता है कि अगर किसी ने इसे देखा तो काफ्का खुद तो मारा जाएगा ही और इचिकावा को भी कैद कर लिया जाएगा। काफ्का खुद का बचाव करने की कोशिश करता है और कहता है कि वो इस मामले में होशियार था और उसने वैन उठाने के लिए जस्ट अपने हाथों को ही बदला था, लेकिन इचिकावा कुछ भी सुनने के मूड में नहीं है और काफ्का से कहता है कि अगर उसने एक बार फिर बिना किसी कारण के अपनी शक्तियों का इस्तेमाल किया तो वो उसे वापस घर भेज देगा। इस बीच हेडक्वार्टर्स के अंदर डिफेंस फोर्स के मेंबर्स उन सभी न्यू टैलेंटेड कैंडिडेट्स पर नजर डालते हैं जो इस बार एग्जाम देने आई है। उन्हें लगता है कि ये बैच बहुत ही दमदार लग रहा है क्योंकि सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट्स फील्ड एजेंट बनने के लिए पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इस बार वो देखते हैं कि कुछ स्टूडेंट्स बाकी कैंडिडेट्स से बेहतर हैं, जैसे कि ग्रीन बालों वाला लड़का जिसका नाम आइजू है और छोटे पीले बालों वाला लड़का जिसका नाम एओ है और लाल बालों वाला जिसे फ्यूरी कहा जाता है। लेकिन इन सभी के बावजूद सबसे अधिक आशाजनक छात्रा है किको जो केवल 16 साल की है, लेकिन अपनी प्राकृतिक प्रतिभा के कारण कई कक्षाओं को छोड़कर कैलिफोर्निया की सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय से स्नातक हो चुकी है। जैसे ही वो काफ्का के पास जाती है और पूछती है कि क्या वो जानता है कि वो कौन है या उसकी ताकत कितनी है, सभी की नजरें उस पर टिकी होती हैं। काफ्का एक मूर्ख है जिसे कुछ भी नहीं पता, लेकिन अंत में वो उसे चुनौती देता है। इचिकावा और काफ्का दोनों एग्जाम के लिए एक गेम प्लान करते हैं क्योंकि उन दोनों में से कोई भी रिटन एग्जाम में किसी भी एंगल से अच्छा नहीं है, इसलिए उन्हें फिजिकल एग्जाम में कुछ भी करके जितना हो सके पॉइंट्स कलेक्ट करने होंगे। फिर एग्जाम शुरू होता है, लेकिन काफ्का ने सोचा था कि ये उसके लिए बहुत ही आसान होगा क्योंकि वो हर दिन हार्ड लेबर करता था। फाइनली में उसे एहसास होता है कि लोग उस तरह की वर्कआउट क्यों पसंद नहीं करते हैं जैसा उसे करने के लिए मजबूर किया जाता है। शोल्डर क्रॉल, पुल अप, रनिंग सर्किट वगैरह जो उसे पूरी तरह से थका देते हैं और वो थक कर जमीन पर गिर जाता है। फाइनली रिजल्ट्स आते हैं और उसे 225 कैंडिडेट्स में से केवल 219 रैंक मिलती है, जिससे वो सबसे नीचे हो जाता है। इस बीच किको उसके पास जाती है और उसे दिखाती है कि उसे 5वां रैंक मिला है और पूछती है कि क्या वो अभी भी अपनी शर्त रखना चाहता है। वो उसे बताता है कि वो एक बच्चे के खिलाफ कभी पीछे नहीं हटेगा जो उसके बॉडीगार्ड को अलर्ट कर देता है और वे तुरंत उसकी पिटाई कर देते हैं। बाद में वे सभी एग्जाम के अगले स्टेज की ओर बढ़ते हैं, जिसके बारे में काफ्का बहुत एक्साइटेड है क्योंकि इचिकावा ने उसे बताया कि एग्जाम के सेकंड स्टेज में पिछले 2 वर्षों से लगातार काइजू बॉडीज की सफाई और डिस्पोजिंग किया जा रहा है। जल्द ही तीसरे डिवीजन का वाइस कप्तान उनके सामने एक कटोरी हेयर स्टाइल के साथ आता है और खुद को हसीना के नाम से इंट्रोड्यूस करता है। वो उन्हें बताता है कि एग्जाम का अगला भाग बहुत एक्साइटिंग होने वाला है और फिर उसके पीछे एक गेट खोलता है। काफ्का एक्साइटेडली वेट करता है कि काइजू डिस्पोजल सूट पहनने और कुछ डेड बॉडीज को साफ करने की अनाउंसमेंट आएगा, लेकिन उसका टैब फट गया जब अगला स्टेज काइजू को मरने का होता है। तभी इचिकावा कहता है कि शायद उन्होंने इस साल इसे बदल दिया होगा। हाल ही में होशिना बताता है कि टेस्ट अभी कैसे शुरू होने ही वाला होता है, जबकि काइजू में से एक पीछे से उस पर अटैक करने की कोशिश करता है। काफ्का ये देख के डर के मरे जमीन पर गिर जाता है, लेकिन इससे पहले कि वो होशिना तक पहुंच पाता, बैरियर नीचे आ जाते हैं और उसे रोक देते हैं, जबकि गार्ड अपनी बंदूकें मॉन्स्टर पर
तानते हैं और गोली चलाने के लिए तैयार हो जाते हैं। किको काफका पर इतना डरपोक होने के लिए हंसने लगता है और फिर अंदर चला जाता है। उन्हें एक कमरे में ले जाया जाता है जहां उन्हें एक स्पेशल सूट दिया जाता है जो सभी काइजू हंटर्स पहनते हैं। वो सभी सूट पहनना शुरू करते हैं जबकि होशिना समझाता है कि ये सूट मॉन्स्टर्सों के खिलाफ उनका सबसे बेस्ट वेपन है क्योंकि ये एक डेड काइजू से मिले मटेरियल से बनाया गया है। इसमें इसे पहनने वाले पर्सन की पावर बूस्ट करने का एक स्पेशल एबिलिटी भी है जो कम्बैट सिचुएशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इचिकावा ने अपना सूट पहना और वो हैरान हो गया कि सूट तुरंत उसके बॉडी की हर मसल्स में फिट होकर बॉडी का ही शेप ले लिया। होशिना ने बोला कि सूट किसी भी इंसान की छिपी हुई शक्ति को बाहर निकाल सकता है जिसे कॉम्बैट पावर के नाम से जाना जाता है, जो उन्हें दिखाता है कि उनके पास कितनी ताकत है और वो सूट के साथ कितने अच्छे से इंटीग्रेट हुआ है। वो इस बैच के कुछ बेहतरीन नंबरों की अनाउंसमेंट करता है और इचिकावा 8% कॉम्बैट पावर के साथ पहला है, इजू 18% के साथ, एओ 15% के साथ और फ्यूरी 14% कॉम्बैट पावर के साथ। होशिना उन्हें ज्यादा चिंता न करने के लिए कहता है क्योंकि हार्ड फिजिकल एक्सरसाइज के बाद भी ये बस 20 के आसपास है और आमतौर पर 10% के ऊपर वालों को भी लकी समझा जाता है। अचानक चश्मा पहने लड़की चौंक जाती है और होशिना को बताती है कि किको के पास 46% कॉम्बैट पावर है। होशिना ये सुन के चौंक हो जाता है क्योंकि उसे पता चलता है कि वो पहले से ही एक प्लाटून लीडर के लेवल पर है और उसने अब तक देखी गई सबसे ज्यादा कॉम्बैट पावर्स का रिकॉर्ड बनाया है। और दूसरे साइड इचिकावा अपनी कम शक्ति से परेशान लगता है, लेकिन होशिना उसे चिंता न करने के लिए कहता है क्योंकि 8 भी इनिशियली बुरा नहीं है। तभी वो लडीडिश की बोलती है कि काफका के पास 0% कॉम्बैट पावर है। ये सुनते ही हशिना को हंसी सूझ जाती है क्योंकि वो देखता है कि काफका किसी भी कॉम्बैट पावर को निकालने की पूरी कोशिश कर रहा है। वो हंसते हुए फर्श पर गिर पड़ा। यह सातक काफका से पूछता है कि क्या उससे कॉन्स्टिपेशन है। किको नाराज लगती है क्योंकि वो काफका द्वारा पार्किंग में दिखाई गई पावर को देखना चाहती है, लेकिन अब उसके पास इसके लिए टाइम नहीं है। जैसे ही फाइनल टेस्ट स्टार्ट होता है वो सभी एक पहाड़ी के ऊपर खड़े होते हैं जबकि होशिना उन्हें बताता है कि इन काजुओं ने पिछले साल 16 से ज्यादा लोगों को मार डाला था, लेकिन उन्हें जिंदा पकड़ लिया गया क्योंकि वो नए लोगों को इसके साथ ट्रेनिंग करवाना चाहते थे। वो उनसे कहता है कि वो सब अपनी पूरी ताकत से उनसे लड़े जबकि ड्रोन कैमरा उनका पीछा करेगा और अगर कोई घायल हो जाता है या ऐसा लगता है कि वो और आगे नहीं बढ़ सकते तो लैब अपनी एक शील्ड तैनात कर देगा और वो तुरंत टेस्ट से डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। फाइनली टेस्ट शुरू होता है और सभी पार्टिसिपेंट्स कॉम्बैट एरिया में कूद पड़ते हैं जबकि किको के लिए ये बस एक ऑर्डिनरी टेस्ट है और वो एक इमारत पर कूदती है और सभी को पछाड़ते हुए दौड़ना शुरू कर देती है। वो इलाके में दौड़ती है और एक काइजू को खुले में बैठा हुआ देखती है जिसे वो बिना रुके ही टुकड़े टुकड़े कर देती है और अगले इलाके में चली जाती है। वो एक इमारत पर कूदती है और एक और काइजू को मार देती है जिससे 2 पार्टिसिपेंट्स लड़ रहे थे और भागती रहती है जबकि काफका इचिकावा से कहता है कि वो आगे बढ़ता रहे क्योंकि वो पीछे रह जाएंगे। इचिकावा पीछे मुड़कर काफका से कहता है कि असल में वो ही पीछे रह गया है, लेकिन काफका उसे बताता है कि सूट की शक्ति के बिना बंदूकें बहुत भारी लगता है और उन्हें चलाना भी मुश्किल है। इचिकावा पूछता है कि उन्हें ऐसा क्या करना चाहिए क्योंकि उनके पास क्लियरली स्ट्रॉन्ग पार्टिसिपेंट्स से मुकाबला करने के लिए उनके जैसे फायर पावर ही नहीं है। तभी होशिना बोलता है कि तीसरे डिवीजन की कप्तान मीना भी एग्जाम देख रही है। ये उसे उन किए गए वादे की याद दिलाता है और वो चाहे जो भी हो कोशिश करते रहने का फैसला करता है। वो इचिकावा को बताता है कि उनका पर्सनली ड्रोन से पीछा किया जा रहा है जिसका मतलब है कि काइजू को मारने के अलावा फोर्स, एडेप्टेबिलिटी और टीम वर्क की भी तलाश कर रहा है जिससे वो अच्छा सपोर्ट बनकर दिखा सकते हैं। वो अपनी राइफल फेंक देता है और अपनी हैंड गन निकालता है और दौड़ना शुरू कर देता है। वो इजू के ग्रुप को एक काइजू को मारने के लिए स्ट्रगल करते हुए पाता है जब अचानक काफका को उसकी उंगलियों पर घोटे जैसा खुर दिखाई देते हैं। ये उसे याद दिलाता है कि उसने पहले भी इस टाइप का काइजू को साफ करके डिस्पोज किया है और उसकी कमजोरियों को भी जानता है। वो तुरंत अपना फ्लैश बैंग निकालता है और अपने साथियों को चेतावनी दिए बिना ग्रेनेड फेंकते हुए कुछ वश वैलोरेंट खेलने का फैसला करता है। फ्लैश बैंग उसे मुंह पर ही फट जाता है और वो मॉन्स्टर ब्लाइंड हो जाता है। काफका समझाता है कि इस टाइप का काइजू ठीक से देख नहीं सकता, लेकिन सुनने में बहुत अच्छा है। फिर वो इजू के ग्रुप की ओर मुड़ता है जो भी कंफ्यूज है और उन्हें इसके पेट को निशाना बनाने के लिए कहता है क्योंकि ये इस मॉन्स्टर का कमजोर एरिया है। इज्जू थोड़ा कंफ्यूज है लेकिन लास्ट में वो पेट में गोली मार देता है जिससे ये तुरंत मर जाता है। वो काफका को उसकी मदद के लिए थैंक्स बोलता है जो कुछ और कार्रवाई की तलाश में दूसरे छोर की ओर दौड़ना शुरू करता है जब अचानक
एक और काइजू उभरता है और उसके बॉडी पर सीधा वार करता है, जिससे वो घायल होकर जमीन पर गिर जाता है। जबकि लैब में मौजूद वो लड़की हशीना को बताती हैं कि काफका के इंटरनल ऑर्गन्स डैमेज्ड हो गए हैं और उसको कई फ्रैक्चर भी आ गए हैं। होशिना उसे वो शील्ड तैयार करने के लिए कहता है, लेकिन काफका हार मानने को तैयार नहीं है और वो उठने और मॉन्स्टर का सामना करने की पूरी कोशिश करता है। काइजू उसके पास दौड़ता है और उसे खत्म करने ही वाला होता है। तभी अचानक उस पर गोली चलाई जाती है और वो तुरंत डिस्ट्रॉय हो जाता है। शूटर किको निकलता है, जो उससे कहती है कि वो उसकी असली ताकत देखना चाहती है और चली जाती है। इचिकावा तुरंत काफका के पास जाता है, जो महसूस करता है कि उसका पैर पूरी तरह से फ्रैक्चर हो गया है। होशिना उसे बताता है कि उसके इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स डैमेज हो गए हैं और उसे अपनी सेफ्टी के लिए टेस्ट से बाहर हो जाना चाहिए। लेकिन काफका अभी भी शांत नहीं हुआ है और किसी तरह से खड़ा होने में कामयाब हो जाता है, क्योंकि वो सोचता है कि कैसे हर कोई हमेशा उससे आगे निकल जाता है। वो जोर से चिल्लाता है कि इस बार वो हारने वाला नहीं है और सबको चौंकाते हुए उसकी कॉम्बैट पावर 0 से 0.01% इंक्रीज हो जाती है, जिससे उन्हें फील होता है कि शायद ये बंदा अभी भी कुछ कर सकता है।